बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर टुडे, मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर दोबारा से ऑपरेशंस और कासोस जो है उसका सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हो चुका है। कासोस तो ये चलते रहते हैं, लेकिन ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। और ऑपरेशंस किस नाम पर किए जा रहे हैं वो अप्रैल की हवाले से ही किए जा रहे हैं, वो पहलगाम के हवाले से ही किए जा रहे हैं। और अभी जो मज़ाका खेज़ एक बयान सामने आया है अमित शाह का, वो बयान उस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में उसको थोड़ा सा डीप डाउन जाके उसको देखने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह ने ऐसे वक्त में जो बयान दिया जबकि उनका लोअर हाउस लोकसभा जिसे कहा जाता है संसद जो है वो फंक्शन में था, ऐसे वक्त के अंदर कि जी उन्होंने 3 ऐसे अफराद को मार दिया है ऑपरेशन करके जिन्होंने पहलगाम किया था। और ऐसा मजाका खेज बयान कि उनके पास से, अब कैसे पता चला कि जी ये वो लोग थे कि उनके पास से पाकिस्तानी चॉकलेट्स मिली हैं, उनके पास से पाकिस्तानी वोटर आईडी मिली है। और आपको जैसे कि तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान में वोटर आईडी कोई इस तरह की स्पेशल चीज़ बनाकर, कोई कार्ड नाम की कोई इस तरह की चीज़ नहीं दी जाती। तो बहरहाल इस तरह का जो बयान उसकी तरफ से आया है, इसको कश्मीरियों ने रिफ्यूट किया है। कश्मीरियों ने कहा है कि कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, वो बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, फर्जी नामों के साथ उनको शहीद किया जा रहा है, अपनी खिफ़त मिटाने के लिए उनको शहीद किया जा रहा है। और जो क्रिटिसिज्म संसद में, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर मोदी हुकूमत पर किया जा रहा है, इस वक्त अपर हाउस उनका जो है वो इस वक्त फंक्शन कर रहा है, लोअर हाउस में डिबेट मुकम्मल हो चुकी है, उस पर दूसरे मौजू में हम बात करेंगे। लेकिन जो तनकीद उनके ऊपर की गई है, पूरा भारत इस वक्त जो बीजेपी और आरएसएस उसके ऊपर तनकीद कर रहा है, उससे डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक और नया ड्रामा रचाया है। लेकिन इस ड्रामे को कोई बाय नहीं कर रहा। इस पर ज़रा बात करेंगे आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया। आज हमारा साथ दे रहे हैं स्टूडियोज़ में एडवोकेट अतीको रसूल साहब। आप लीगल माइंड हैं और गहरी नज़र रखते हैं जो कानूनी मामलात हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से और इंडिया जिस तरह से कर रहा है। हमारा साथ दे रहे हैं मुदस्सर हुसैन राजपूत साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं, अपना शो होस्ट करते हैं। सैयद गुलशन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप APHC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। और डॉक्टर अस्मा शाकिर ख्वाजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, आप थिंक टैंक को हेड कर रही हैं, बहुत नामवर आवाज़ हैं, बड़ी बेबाक किस्म का आपका तज्जिया होता है। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। हिंदुस्तानी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक मुज़े का खेज़ दावा किया है कि पहलगाम हमले में मुलव्विस मारे जाने वाले मुबैना दहशतगर्द न सिर्फ पाकिस्तानी हैं बल्कि उनके पास पाकिस्तानी वोटर ID और सबसे खतरनाक सबूत पाकिस्तानी चॉकलेट्स भी बरामद हुए हैं। ये बात इंतहाई मुज़े का खेज़ है कि जब सबूत न मिले तो कबूतर और खिलौनों पर इक्तफा किया जाए, और इस बार तो चॉकलेट्स को जवाज़ बनाकर इल्ज़ाम तराशी की हद ही कर दी। हिंदुस्तान का ये वतीरा रहा है कि उसने हमसाया मुल्कों पर इल्ज़ाम तराशी के लिए मक्कारी और झूठ का सहारा लेते हुए हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए। हिंदुस्तानी फौजी, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों ने इस वक्त जिला पूंछ और राजौरी में नाम नेहाद महासरे और घर घर तलाशी के ऑपरेशंस शुरू कर रखे हैं। जिला कठुआ के इलाकों चबाचक, रामपुर और राजबाग समेत जम्मू के इलाके नगरोटा में कश्मीरियों पर बिलावजह जमीन तंग की जा रही है। तजज़ियाकारों ने हिंदुस्तानी वज़ीर दाखिला की इल्ज़ाम तराशी को हकीकत के बरक्स करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। जिस तरह खुद हिंदुस्तान के दानिश्वर, तजज़ियाकार और अवाम मोदी सरकार की चालों को बेनकाब कर चुके हैं, इसी तरह उम्मीद शाह के इस झूठ का पर्दा भी जल्द फाश हो जाएगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, अब आपको बताते हैं आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी, ये एक बड़ी वोकल आवाज़ हैं आई मस्ट से, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक है। इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर जो कश्मीरियों के साथ पहलगाम से पहले और पहलगाम के बाद हो रहा है उस हवाले से बात की। उन्होंने क्या कहा, आपको ये सुनाते हैं। इस साने के बाद 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, बेगुनाह घरों में। किस कानून के तहत? जहां के लोग बदकिस्मती से
आपके हाथ में आए हैं जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी जाती है, पहले कश्मीर की आवाम के साथ जंग। अच्छा, जिस ऑपरेशन के हवाले से अमित शाह ने ये एक मजाक़-खेज़ बयान दिया है, उसको खुद उनकी अपनी ऑपोजिशन मानने को तैयार नहीं है, और टाइमिंग के हवाले से और इस तरह की जो ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग इन्होंने पहले किए हैं उस पर बात वो कर रही है। अखिलेश यादव ने इस पर क्या बात की, आपको ये सुनाते हैं। वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी गई? अब तो सवाल माजी के जो वाकयात हुए हैं उस हवाले से भी उठाए जा रहे हैं। सैयद गुलशन साहब, आपको मैं सबसे पहले इस पे इन्वॉल्व करूंगा। एक तो APHC का इस हवाले से जो बयान दिया है अमित शाह ने, क्या मौक़िफ़ है, और जिन लोगों को इन्होंने शहीद किया है और उसके बाद उनको ये कह दिया है कि ये वो दहशतगर्द थे जिन्होंने पहलगाम किया था, क्या आप किसी भी स्टेटमेंट के जुज़ से आप मुत्तफिक हैं अमित शाह की? अमित शाह के सिर्फ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हवाले से नहीं कि वो एक दहशतगर्द तंजीम है, बल्कि उन्होंने जो दहशतगर्द उन्होंने श्रीनगर में मारे जाने की जो दावा उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने उनके नाम भी जाहिर किए, असल में तो है तो वो कश्मीरी लड़के, लेकिन फर्जी नामों के साथ उनको जाहिर कर दिया गया है। ये एक स्क्रिप्टेड, उससे अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि पार्लियामेंट में बहस चल रही है ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के हवाले से, अमित शाह ने तकरीर करनी है, और ठीक अमित शाह की तकरीर से पहले पार्लियामेंट के इजलास में वक्फा दिया जाता है, और वक्फे के बाद ये शोर किया जाता है कि श्रीनगर में एक इनकाउंटर हुआ है, और उस इनकाउंटर में वो 3 लोग मारे गए हैं जो पुलवामा के हमले में मुलव्वस थे। तो क्या ये कोई बॉलीवुड की फिल्म चल रही थी? लगता इस तरह है। उसकी वजह यह है, न सिर्फ उन्होंने ये दावा किया कि हमने 3 लोग जो पहलगाम में मुलव्वस थे उनको शहीद किया है, कत्ल किया है, बल्कि अब इनकाउंटर चल रहा है। आप देख लीजिएगा अमित शाह का बयान, उन्होंने बैरल, बंदूकों के जो बैरल इस्तेमाल हुए थे पहलगाम के वाक़े में, उन्होंने गोलियां जो इस्तेमाल हुई थी उनका फोरेंसिक भी करवा लिया है चंडीगढ़ किसी लेबॉर्ट्री से। आप चेक कीजिएगा, देख लीजिएगा जरूर, उनका फोरेंसिक भी और उनको चेक भी कर लिया गया। और वो फिर तीसरी चीज उनके पास जो बड़ी आई है, वो उनके पास आई है चॉकलेट, और चौथी चीज उनके पास वोटर ID आई है। कहने का मकसद, अगर वो पहलगाम 22 अप्रैल का वाक़ा हो रहा है तो 2 महीने बाद, 2 महीने से ज्यादा अरसे के बाद उनके पास चॉकलेट अभी तक कैसे मौजूद हो सकती है? ये सोचने समझने की बात है। सही। और वोटर ID, एक बंदा जिसने अपनी जान को हथेली पे रखकर वो आजादी के लिए लड़ रहा है, तो उसको अपनी वोटर ID जेब में रखने की वोटर ID वैसे कोई exist करती है, सूरह इस तरह की यासीन कोई चीज़ रखेगा, वो होती है? कुरान रखेगा, वो इसको ID रखने की जरूरत नहीं है। अल-मुख्तसर, असल में इस सानिया के जो आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हवाले से अमित शाह साहब का बयान आया है, क्या दुनिया नहीं जानती शबीर शाह, दुनिया नहीं जानती यासीन मलिक को, दुनिया नहीं जानती अली शाह गिलानी को, दुनिया नहीं जानती आसिया अंद्राबी को, दुनिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को नहीं जानती, दुनिया को नहीं पता इनकी कितनी पॉलिटिकल कुर्बानियाँ सियासी तौर पे कब से जदोजहद कर रही हैं, और दुनिया को नहीं पता कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करारदादें, हज खुद इरादत की करारदादें भी पड़ी हुई हैं। लिहाजा ये जितना भी ये ड्रामा रचाएंगे तो उससे कश्मीर को कोई फर्क पड़ना ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट किसी तौर पर भी ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स अ बेसलेस स्टेटमेंट फ्रॉम द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह, ऐसे ही किसी भी हवाले से ये नहीं कर रही। उसकी वजह यह सिर्फ, आप चिदम्बरम को देखिए, वजीर दाखिला रहा हिंदुस्तान का, कांग्रेस का माना जाना लीडर है, उनका बयान कि अगर ये क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका था, वो क्यों आप लोगों ने पेश क्यों नहीं किया? अगर इनकी कोई, आपके पास कोई सबूत था कि ये क्रिमिनल है, तो वो कहाँ है आपके पास? आप लोग जो अपोजिशन के सवालात आपके ऊपर किए जा रहे हैं, जो अपोजिशन आपको ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पहलगाम की सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से लताड़ रही है, ये उसके उस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उस चाल को, ये चाल आप इस्तेमाल कर रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं। सिर्फ चिदम्बरम ही नहीं, आप वो अभी हम वो समाजवादी दिखाते हैं, बिल्कुल सही। समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र के सदर है अबू आसिम आजमी,
वो कहते हैं कि सवालिया निशान है। इन 3 बंदों को, जो 3 बंदे दाशीगाम श्रीनगर में मारे जाते हैं, लदुवास जगह का नाम है जहां ये मारे गए हैं, इनको कैसे पता था कि पार्लियामेंट में इजलास होना है? इनको कैसे पता था कि हमने इसी दिन जमा होना है? और इनको कैसे, स्पीकर को कैसे पता था कि मैंने इसी वक्त वक्फा करना और वक्फे के बाद फौरन ये खबर आनी है कि कश्मीर में? तो आप ये कह रहे हैं सब कुछ स्क्रिप्टेड था? टोटल स्क्रिप्टेड, टोटल। स्क्रिप्टेड, ठीक है। डॉक्टर आसमा शाकिर ख्वाजा साहिबा, आपको मैं इसमें शामिल करूंगा। डॉक्टर साहिबा, एक मजाका खेज तो है ही है, जिस तरह से सैयद गुलशन साहब ने बताया कि जितनी भी चीज़ें उसने बयान की वो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई बॉलीवुड की मूवी का स्क्रिप्ट है जिसको वो फॉलो कर रहा है और बड़ा अच्छा एक्टर बन सकता है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि वो जल्दी रिटायरमेंट भी उसकी होने वाली। तो ये ज़रा बताइएगा कि आप इस सारे प्रोसेस को, जो स्टेटमेंट उसकी जानिब से आई, उसको किस तरह से देखती हैं, और क्या कोई सबूत ऐसा जो कि क्रेडिबल हो टू द वर्ल्ड, टू द मीडिया, जिसको यकीन किया जा सके, पेश कर सकी है इंडियन गवर्नमेंट? अमित शाह इवन अच्छा एक्टर भी नहीं बन सकता, क्योंकि बेसिकली ही इज एन इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर एंड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज द वे जिस तरह वो अपने दलीलें पेश कर रहे हैं, एक कोई अक्लमंद इंसान एक अच्छे इंटेलिजेंस लेवल के साथ कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेगा। अगर वो सो कॉल्ड, वो जो उन्होंने डेड बॉडीज पार्लियामेंट के इजलास से एक दिन पहले पेश की हैं, अगर वो उन वाकई में सो कॉल्ड मिलिटेंट्स हैं जो 2 महीने 3 महीने बाद इन्होंने गिरफ्तार किए हैं, तो अभी तक पाकिस्तानी चॉकलेट्स उनके पास क्या कर रही थी, और ये पाकिस्तानी वोटर आईडी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो इवन इस तरह की स्टेटमेंट पार्लियामेंट के फोरम पे देने से पहले मोदी ने, अमित शाह ने इवन अपना होमवर्क प्रिपेयर नहीं किया। और ये मोदी हुकूमत का ये खासा रहा है ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में, ऑपरेशन सिंदूर में, मार्का हक में, कि वो ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ के बल पे वो एक पूरा प्रोपेगेंडा बबल क्रिएट कर लेंगे। और उनको मैं बारहा ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कह चुकी हूँ कि इस तरह के झूठे दावों से वो इंडियन अवाम को तो बेवकूफ बना सकते हैं जो उनको वोट देती है, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेवकूफ बनाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यहाँ पे ये सवाल भी पूछना बहुत लाजमी है कि अगर बकौल भारतीय गवर्नमेंट के इनमें से ये जो बेचारे शहीद किए इन्होंने लोग, अगर ये पाकिस्तान से या आजाद कश्मीर से आए थे, तो फिर कई दर्जन घर मकबूजा कश्मीर में क्यों जलाए गए? फिर मकबूजा कश्मीर में उन्होंने पहलगाम वाकये के बाद कलेक्टिव पनिशमेंट्स का सिलसिला क्यों शुरू किया? हजारों नौजवानों की गिरफ्तारियां क्यों डाली गई? इफ दैट वाज एन आइसोलेटेड एक्ट बाय समवन फ्रॉम एजेके, जो कि बिल्कुल गलत दावा है और उसके लिए कोई सबूत, कोई प्रूफ कुछ नहीं पेश कर सकी ये अखिलेश यादव ने जैसे कहा कि पहले तो हमें ये बताएं कि ये आरडीएक्स और ये सारा बारूदी मवाद वहां तक कैसे पहुंचा, पहलगाम तक, और भारतीय हुकूमत की सिक्योरिटी फ्रेंसिक होना चाहिए कि वो मकबूजा कश्मीर में कर क्या रही है। तो बहरहाल जब आप इंटरनेशनल एरिना देखते हैं, आप डोमेस्टिक इंडिया का डोमेस्टिक फ्रंट देखते हैं, तो आपको ये बात नजर आती है कि मोदी रिजीम को, बीजेपी रिजीम को शदीद हजीमत का सामना है, और उसके पास मुख्तलिफ सवालों के जो इस जिमन में उठाए जा रहे हैं मोदी हुकूमत की कारकर्दगी, उसके लिए कोई जवाब नहीं है। और सोने पे सुहागा मोदी के शाइनिंग इंडिया के नारे के मोदी पिछले 10 साल से बेच रहा है बेचारी भारतीय आवाम को, आज ट्रम्प इंतजामिया ने उसे डेड इकोनॉमी भी डिक्लेयर कर दिया। सो इस टाइम जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके एक नाजायज और लेम और फॉल्स एलिगेशन पे अपने लिए जो कब्र खोदी है, आपको, आप हम सबको नजर आ रहा है कि हुकूमत उसमें गिर चुकी है। इंटरनेशनल स्टेचर भारतीय हुकूमत का हुआ है, शदीद मुतासिर हुआ है। दुनिया का कोई मुल्क भारतीय हुकूमत के साथ नहीं खड़ा हुआ। और मजा का खेज ये है बात कि भारतीय हुकूमत ये कहती है कि पार्लियामेंट में उनसे ये ना पूछा जाए कि ने इनके कितने जहाज गिराए, बल्कि ये पूछा जाए कि इन्होंने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए। और ये बात एक जमहूरी मुआशरे में इसलिए मजाक का खेज है कि वो जहाज जो पाकिस्तान ने गिराए वो भारतीय आवाम के टैक्सों के पैसे से खरीदे गए, और भारतीय आवाम के नुमाइंदगान को ये सोचने का पूरा पूरा हक है कि वो टैक्सों का पैसा मोदी हुकूमत ने कैसे बर्बाद किया और किस नालायकी और रिज्जत पसंदी की बिना पे उन्होंने ये सारा क्रिएट किया सिचुएशन और सिनेरियो।
सो ये जो इनका मजा का खेल, और यहाँ पे मैं ये भी आपको कहूँ कि पाकिस्तानी जेलों में भी बहुत से भारतीय कैद है जो कि मुख्तलिफ कानून की वायलेशंस में मुलविस थे। तो क्या पाकिस्तान उन भारतीय अवाम को, जिनका हमारे पास असल डॉक्यूमेंटेशन है, मछेरे हैं और भी कई लोग हैं, उनको क्या बाहर निकाल के मारना शुरू कर दे कि ये रॉ ने दहशतगर्दी के लिए भेजे हैं पाकिस्तान में? सो मोदी को एक होश के नाखून लेने चाहिए और वो शुरू नहीं करना चाहिए जो बेबुनियाद है और जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। आज भारत जो इंटरनेशनल लेवल पे जिस हजीमत का सामना कर रहा है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि मोदी रिजीम ने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के साथ खेल खेला और दुनिया के सामने ये लेके आया बात कि भारत एक इररिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल स्टेट एक्टर है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट एक्टर की तरह बिहेव नहीं और अपने जंगी जुनून और मजहबी अजाइम की वजह से दुनिया भर के अमन को खतरे में डाल सकता है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब। अब मैं इसमें राजपूत साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये बताइएगा कि किस हद तक, यानी बालाकोट हुआ, इन्होंने कोशिश की कि अपनी आवाम को गुमराह करने की, किसी हद तक उस वक्त का जो मीडिया भी था उस पर भी कोई थोड़ा बहुत बिलीफ वो करते थे, और इतना खुलकर मीडिया उस तरह से मोदी मीडिया सामने नहीं आया था जिस तरह आज है। और दूसरा फिर पुलवामा हुआ, उसके बाद भी इन्होंने एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की। अब जो ये स्टेटमेंट आई है जिसमें इन्होंने दावा किया है कि हमने वो 3 लोग जो हैं जो कि इन्वॉल्व थे पहलगाम के अंदर, उनको मार दिया है, किस हद तक उनका जो लोकल इंडियन है वो भी बाय नहीं कर रहा है इस बात को? जब ये नैरेटिव वो पेश करते हैं और बताते हैं कि जी पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, तो आप, हम, बल्कि भारत के लोग भी जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे खारदार तारे हैं, बड़ी सिक्योरिटी है, फोर्सेस हैं। भारत का सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, 10 लाख से ज़्यादा जो फोर्सेस हैं, वो मकबूजा कश्मीर के अंदर तैनात हैं। तो सबसे पहले अगर वो दावा करते हैं, अमित शाह ये दावा करते हैं, उनके वज़रा ये दावा करते हैं, तो सबसे पहले तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि भाई हम ये दावा करते हैं। इसका मतलब ये उनकी नालायकी है। अगर ये हुआ है तो झूठ पे मबनी सारा बयानिया, लेकिन अगर वो ये करते हैं तो उनको इस्तीफ़ा फौरी तौर पे दे देना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको याद होगा जब पुलवामा हुआ था तो उस वक्त भी यही स्क्रिप्टेड था। शाम को 6 बजे हुआ, 6:05 पे ZTV उनके मकामी जो चैनल्स थे उस पर नशर होगी बात। इसी तरह पहलगाम हुआ, 2:30 बजे वाक़या हुआ, 3 बजे पूरी चार्जशीट पेश कर दी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ड्रामा, अब मैं आपको सच बताऊं कि डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग बेवकूफ़ नहीं है। इंडिया की जो 1 अरब से ज़्यादा आबादी है उसमें भी काफ़ी समझदार लोग होंगे, समझते हैं इन सारी चीज़ों को कि ये लोग गुमराह करते हैं। अब मसला ये है कि मोदी का ग्राफ बहुत गिर चुका है। वो अब आप जब अगले मौजू में बात करेंगे तो इतना ग्राफ गिर चुका है कि वो जवाब देने के लायक ही नहीं, उसको पता ही नहीं। जैसे इन्होंने बात की कि इजलास चल रहा है, इजलास में ब्रेक आया, ब्रेक में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया, उनकी झूठी IDs बना दी। अब आप शुक्र करें कि उन्होंने ये तो सिर्फ बता दिया कि भाई ये वोटर कार्ड है, उन्होंने राशन कार्ड भी अनाउंस कर दिया, अभी राशन कार्ड भी निकला है, जबकि हमारे पास तो राशन कार्ड नहीं निकाल दिया। हाँ, आधार कार्ड ही निकाल दिया। तो वो ऐसी चीज़ें भी अनाउंस कर सकते थे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट, उनका स्क्रिप्ट भी नाकाम है। इस स्क्रिप्ट के बारे में अच्छा राइटर से कोई नहीं, राइटर उनका जो स्क्रिप्ट पुराना है, ये ISPR ने 2 महीने पहले ही बता दिया था कि ये इस तरह का ड्रामा करेंगे। हो सकता है पाकिस्तानी जो जेलों में कैद हैं उनको निकाल के भी शहीद किया जा सकता है। पर यहाँ पे जो अभी इतलात, जैसे इन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने तो वोटर ID भी बना दी। वोटर ID बना, अभी यहाँ पे जो इतलात है, अभी सिर्फ कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं और उनको लिंक कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो झूठा बयानिया दुनिया समझ सकी है। जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि अब तो टेरिफ भी लग गया और उस पर एतमाद खत्म हो गया, सिर्फ इन हरकत की वजह से कि झूठ के बयानिया पे चलते हैं, झूठ के ऊपर चलते हैं, तो लोग, पूरी दुनिया ने अब आहिस्ता आहिस्ता भारत के ऊपर एतमाद उनका ख़त्म होता जा रहा है। अब शायद ऐसा एक वक्त आए कि हाथ जोड़ के भारत की आवाम या वहाँ की पार्टियाँ मोदी से कहें कि खुदा का नाम है निकल जाओ यहाँ से, आप हमारी जान छोड़ो, आपने 3-4 दफ़ा जो इक़्तिदार तो ले लिया, हमें बेवकूफ़ बना लिया, अब हम आपके लिए बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। ठीक हो गया। एडवोकेट साहब, आपको मैं इन्वॉल्व करूँगा। किस कदर कश्मीरियों को प्री पहलगाम, जब इन्होंने एक फॉल्स फ्लैग किया, उसके बाद पोस्ट पहलगाम, ये उनको सज़ाएं दे रहे हैं, इज्तिमाई सज़ाएं दे रहे हैं, और कितना इसका असर जिद्दोजहद के ऊपर पड़ेगा, एक पॉजिटिव असर पड़ेगा कि हिंदुस्तान उनको मज़ीद सप्रेस कर रहा है और उनका जो बिलीफ है अपनी क़यादत के ऊपर, असीरान के ऊपर, जिद्दोजहद के ऊपर, वो मज़ीद मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। इसकी एक तारीख़ है, वो गुज़श्ता आप देखें 7 दहाइयों से ये सब कुछ करी जा रहे हैं, और उन्होंने हर किस्म की जो क़यादत है उसको उन्होंने टारगेट किया। जो सीनियर क़यादत थी, कुछ को शहीद किया, कुछ आज भी जो है वो उनकी कैद में है, कुछ जो नौजवान हैं उनको भी जो है वो शहीद किया।
फिर जो कासोस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इनके ज़रिए उनकी फैमिलीज़ को जो है विदाउट वारंट्स उनके घर में दाखिल हुए, विदाउट वारंट्स लोगों को अरेस्ट किया, लीथल वेपन जो है वो उन्होंने यूज़ किए, और अल्टीमेटली जो नतीजा वो हासिल करना चाहते थे वो आज भी हासिल नहीं कर पाए। तो उनकी जो जितनी एफर्ट थी इस जो कश्मीरियों की मूवमेंट है इसको सप्रेस करने की, वो आज तक कामयाब नहीं हो सकी। अब देखें पूरी दुनिया में वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, वो जो भी काम करते हैं उसको जो है वो दुनिया अब तस्लीम करती नहीं है। इन्होंने जो कासूस के ज़रिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का जो है इस्तेमाल किया, और उसके अंदर स्पेसिफिकली आप देखें वो 4C 4D और जो 4E सेक्शन है उनकी, वो उनको इजाज़त देती है कि आप विदाउट वारंट सब कुछ करें। उनका कानून उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उनकी सुप्रीम कोर्ट उन्हें सपोर्ट कर रही है, उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है, और ये सब लोग मिल के एक बयानिया बनाते हैं, एक जो है वो इलीगल काम करते हैं, फिर इसको सब मिल के सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब दुनिया की तरफ देखें कि दुनिया उनको वही तमाचा मुँह पे मारती है कि आप यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, और ये चीज़ अब दुनिया को कश्मीरियों के करीब लाती जा रही है, और कश्मीरियों को भी ये बात समझ आ रही है। तो इसमें एक नई एनर्जी आपको नज़र आ रही है कश्मीरियों के अंदर कि अब उनके साथ जो कुछ माजी में होता रहा और जो कुछ अब हो रहा है, अब दुनिया उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर रही। आप कह रहे हैं दुनिया ने खामोशी तोड़ दी है। अब देखिए ना, आप US के प्रेसिडेंट ने क्या किया, 29 दफ़ा उन्होंने उनके पार्लियामेंट के अंदर अब इनके खिलाफ बात होना शुरू हो गई है। तो ये चीज़ कश्मीरियों को और तक़वियत दे रही है कि उनकी जो शोदा का खून है, उनकी जो कुर्बानी है, उनकी जो एफर्ट है वो रायगान है, वो अब मेहनत कर रहे हैं, मजीद जो है उसको तक़वियत मिल रही है, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा दूसरा ये बताएं, जिस तरह की ये कासूस कर रहे हैं, अभी आपने इस पर जिक्र भी किया, और जिस तरह का ये जो स्टेटमेंट अमित शाह की जानिब से आया है, इसको अगर आप लीगली देखें तो किस हद तक खुद ये स्टेटमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कानून है, इंडियन रूल्स हैं, उसकी वायलेशन है कि एक तो आप आइडेंटिटीज़ नहीं दिखाते, दूसरा आप कासूस विदाउट वारंट करते हैं, घर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, घुस जाते हैं, और उसके बाद फिर आप उससे पहले आप घरों को 12 से ज़्यादा घरों को जो है आप जलाकर खाकस्तर करते हैं। और जिस तरह से अगरूल्ला कह रहे थे कि सिर्फ इस बात के ऊपर कि ये इनके ऊपर खदशा है कि इन्होंने ये मुल्ज़िम हो सकते हैं, तो क्या ये किसी तौर पर भी किसी भी कानून की यार्ड स्टिक के ऊपर पूरी आती है ये सारी बातें? देखिए, जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, इसकी सेक्शन 7 जो है वो इनकी फोर्सेस को इम्यूनिटी देती है कि वो जिस किस्म का भी इलीगल कदम करें उठाएंगे उस पर उनको जो है वो पूछा नहीं जाएगा। जैसे उन्होंने घर जलाए। यही इनका जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं उनकी वायलेशन करने वाले ये कानून है। अच्छा, ये बिल्कुल आप देखें ना, ये इनका जो UAPA है, ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, और इस तरह के जितने कवानीन इन्होंने बनाए हुए हैं, ये अगर आप इनके कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्पिरिट है फंडामेंटल, उसको और अगर इनको मिला के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं खाते। तो इट मीन्स कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी रोंद रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है वो बुलडोज कर रहे हैं। साथ साथ ये इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, जो UN की ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो इंसानी हकूक़ पे काम करने वाले लोग हैं, वो बारहा टाइम एंड अगेन इन चीज़ों को जो है वो दुनिया के सामने रख चुके हैं कि इंडिया जो है और इनकी सुप्रीम कोर्ट है, इनकी गवर्नमेंट है, उनके तमाम सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो मिलकर जो इंसानी हकूक़ के बुनियादी उनको ये गसब कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये कर रहे हैं। तो इनको अपने कानून के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसकी ही वायलेशन करते आपको ये हर जगह पर नज़र आएंगे। इनकी नज़र में मेरा जो ख्याल है वो इनके आइन की और कानून की कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है। इसी तरह ये इतनी इज़्ज़त देते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को भी। ठीक हो गया आपका इस पर। अगर मैं गुलशन साहब आपको इन्वॉल्व करूँ, ये फरमाइएगा कि जो बच्चे भी शहीद हुए हैं, जिनका तो यकीनन कुछ अरसे के बाद एक हिस्ट्री रही है ना कि पहले भी इन्होंने मजदूर शहीद करके तो उनको डाल दिया कि जी ये हमने अस्करियत पसंद जो है उनको मारा है, लेकिन बाद में उनकी फैमिलीज आई, उन्होंने कहा ये तो मजदूरी करने गए हुए थे। तो आपको लगता है कुछ अरसे के बाद फिर इनकी आइडेंटिटीज़ का पता चल जाएगा, पता लग जाएगा ये कश्मीरी हैं और किस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी फैमिलीज आ जाएंगी सामने, और फिर अल्टीमेटली क्या उनको इंसाफ किसी किस्म का मिल सकता है इनकी कोर्ट सिस्टम से और इनकी उससे निज़ाम इंसाफ से? जब तक भारतीय फ़ौज के पास अफसपा है, आर्मी फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, तब तक इंसाफ की बात मजाक सी लग रही है। उसकी वजह यह है, जैसे आपने कहा कि पहले भी एक इस तरह हुआ है मामला। जी जी, जम्मू सेक्टर से शुपियान 2 बच्चे मजदूरी करने के लिए आए, और सुबह उनको कैप्टन देविंदर सिंह वो उनको जाली एनकाउंटर में मार देता है और उनको दहशतगर्द जाहिर करता है। काफ़ी अरसा जब लोग एहतजाज करते हैं तो रात को मजदूरी करने के लिए लोग आए, इनको किस बुनियाद पे आप लोग मार रहे हैं, तो कैप्टन देविंदर सिंह को वक्ती तौर पे उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है, लेकिन अल आखिर उसको आर्मी
फोर्सेस ने बहाल कर दिया, क्योंकि उनके पास स्पेशल पावर्स, जो आर्मी फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हैं, उस हिसाब से उसको बेगुनाह करार दिया गया। अब रही बात ये जो कश्मीरियों को जाली नामों के साथ जट उर्फ जट, अफगान और जबरान, इनको जो अमित शाह साहब ने कहा कि हमने इनको ये जो पुलवामा अटैक में हमले, यकीनन पहलगाम के हवाले से इनका नाम लिया गया, वक्त गुजरने के साथ साथ हकीकत सामने आ जाएगी, इनके वायरस सामने आ जाएंगे, क्योंकि कश्मीर के लोग पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया भर में जाते हैं मजदूरियों के लिए, ये भी कहीं ना कहीं बेचारे कहीं काम वगैरह के लिए आए होंगे, ये भी कहीं मजदूरी करते होंगे, और इनको जाली इनकाउंटर में इन्होंने मार तो दिया है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, इनकी शनाख्त का भी पता चलेगा और इनके वारसों का भी पता चलेगा। मोदी सरकार की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो कश्मीरी नौजवानों को बीजेपी की सियासी साख बचाने के लिए कश्मीरी नौजवानों का खून बहाया जा रहा है। एक मंसूबे के तहत जब कश्मीरी नौजवानों का खून बहाया जाता है, तो एक तो ये बैनुल-अक़वामी सतह पे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, दूसरा इन बच्चों को जिनको मारा जाता है इनको लावारिस तस्वर करके फिर इनके माँ बाप दूर दराज इलाकों में जहाँ कहीं भी फेंक दिया जाता है। मेरा अपना घर का तजुर्बा है, मेरे भांजों को शहीद किया गया और तकरीबन 15 दिन कहीं लाश नहीं मिली। 22-21 साल का मेरा भांजा था, और जब पुलिस थाने के सामने हमारा पूरा ख़ानदान हफ्ते से हटा नहीं है, तो हफ्ते के बाद उन्हें अपने घर से तकरीबन 55-60 किलोमीटर दूर ले जाके एक जंगल में दिखाया गया कि ये आपके बच्चे की कब्र है, तो अगर तो यकीन नहीं तो बेशक कब्र खोद दे, लेकिन उन्होंने किधर खोदनी थी, उनको पता था, जिस किसी की भी दिखाई रोना धोना करके वो फिर घर आ गए। लेकिन जिस बेचारे का पीछे कोई वारिस नहीं है, जिसका दौड़ धूप करने वाला नहीं है, वो इज्तिमाई कब्रों में उनको दफना देते हैं, उनको कोई इसकी फिक्र ही नहीं होती। सही, ठीक। डॉक्टर अस्मा शाकिर ख्वाजा साहिबा, इससे पहले मैं दूसरा मौजू जो है वो आपके सामने रखूँ, ये फरमाइएगा कि जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है अमित शाह के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्या इंटरनेशनली इस वक्त तक, क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए हैं स्टेटमेंट को दिए हुए, इंटरनेशनली किसी मुल्क ने भी इस स्टेटमेंट को बाय किया और कहा है कि जी हाँ ये बात सही कह रहा है, हम इसको बिलीव करते हैं, इसको यकीन करते हैं, ये बात कर रहा है? किस हद तक जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है इनकी वो अब डैमेज हो चुकी है, कोई यकीन करने को तैयार नहीं इनकी इन स्टेटमेंट्स का, जो इवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी दे रही है? कांग्रेस के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहे हैं कि थैंक्स टू मोदी रिजीम, जिनकी पॉलिसीज की वजह से, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस पॉलिसी पोस्चरिंग की वजह से भारत की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल सिस्टम में खत्म हो गई है। एंड दैट इज वाई जो मोदी ने अपना एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था प्रोपेगेंडा हाउसेस का, डिसइंफो लैब्स का, सहाफियों का, रिपोर्ट्स का, वो सारा एक हाउस ऑफ कार्ड की तरह गिर चुका है और कहीं भी भारत के झूठ को सुनवाई नहीं मिल रही दुनिया में। आपने बिल्कुल राइट क्वेश्चन रेज किया कि दुनिया में कितने मुल्कों ने अमित शाह की स्टेटमेंट की पिजराई की। जी बिल्कुल, किसी मुल्क ने इसके, देखिए एट द फर्स्ट प्लेस आप ये देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए किसी मुल्क ने भारत की पॉलिसी को और भारत की स्टेटमेंट को इंडोर्स नहीं किया। तो जब वो दुनिया के ममालिक ऑपरेशन सिंदूर को इंडोर्स नहीं करते तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को कैसे इंडोर्स कर सकते हैं, को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि ये भारतीय फौज जो है अपने गासबाना बल्कि काले कवानीन के तहत जिस तरह कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। मोदी ने एज अ स्टेट पॉलिसी जिस प्रोपेगेंडा मशीनरी को इतने अरसे से एक्टिव किया पिछले 10 साल में, और उसकी मदद से झूठे बयानिए बनाते रहे, जैसे कि शाइनिंग इंडिया, इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान वीक है और ये सारी चीजें। मगर अब ये आप सिचुएशन देखें कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ना ऑपरेशन सिंदूर में भारत के झूठ को बाय किया, ना उन्होंने ये बेचारे मासूम इंसानों के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को इंडोर्स किया या इसको सपोर्ट किया, क्योंकि दुनिया को ये पता है कि मोदी ये सारे दिखावे, एक तरह से मोदी के झूठ का पर्दा आई वुड से चाक हो चुका है। तो मोदी के ये झूठे बयानिए, झूठे दावे, ये सारे के सारे अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझ आ रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन मार्काई हक के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने साउथ एशिया के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के साथ जो मजाक किया और जैसे एक न्यूक्लियर स्टेट को रिस्पॉन्सिबल एक्टर होना चाहिए उसके खिलाफ वो गए और उन्होंने मजाक समझा जंग के, जैसे जंग दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में कोई मजाक की बात है, हालांकि दैट वी ऑल नो दैट इज अ हॉलोकॉस्ट। तो मोदी अब दुनिया के लिए एक आप ब्रीफली ये बता दीजिएगा कि
अगर इनके पॉइंट में जरा सी 0.1% भी सदाकत है तो क्यों नहीं बुलाते इंटरनेशनल मीडिया को या अपने उस मीडिया को जो कि न्यूट्रल बात करता है, और क्यों नहीं रखते वो 3 लाशें सामने और उनकी वो बताते कि जी ये वो लोग हैं जिनको हमने मारा है। कोई अगर इन्होंने कोई इनकी बात पे क्रेडिबिलिटी है तो बुलाएं इंटरनेशनल मीडिया को या बुलाएं सफीरान को। मैं तो कहूंगी कि अगर वो सिर्फ इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज को, इंडिया अलायंस को बुला लें और उनके सामने ये झूठे सबूत रखे तो, और ये आई वुड से खोखले सबूत रखे, तो वही इनका तिया पांचा कर देंगे। इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत दूर की बात है। इंडियन नेशनल मीडिया, आप ये देखें, हर इंटरनेशनल मीडिया पे मुसलसल रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि भारत के झूठ और इस सारे इसको साबित कर रही हैं, और इवन राफेल तैयारों की नंबर को दुनिया के सामने या आवाम के सामने अपने एक्सेप्ट ना करके जो मोदी साहब ने अपनी क्रेडिबिलिटी का तमाशा बनाया हुआ है। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी तो दूर की बात है, ये तो इंडिया की अपोजिशन पार्टी के सामने खड़ा नहीं हो सकते। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या फेस करेंगे, अपोजिशन को तो पहले फेस कर लें। अपोजिशन की जहाँ तक बात आई तो जनाब 16 से जायद रहने वाली बहस को मोदी ने अपने एक मजाका खेज तरीके से समेटने की कोशिश की, जिसे अपोजिशन ने बिल्कुल बाय नहीं किया। ये तकरीबन 2 दिन से जायद जो है इनके अपोजिशन के लीडरान सवाल पर सवाल पूछते रहे, और जो ऑपरेशन सिंदूर जो कि चिकनाचूर हो गया है उसके नाम से लेकर और एंड तक सारे मामलात के ऊपर जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस पाकिस्तान ने उठाए थे, जो पर्टिनेंट क्वेश्चन दुनिया ने उठाए थे, वही पर्टिनेंट क्वेश्चन इनकी अपोजिशन जो है वो पार्टीज मुख्तलिफ लीडरान उठाते रहे हैं। और कोई एक बयानिया भी जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान बनाने की कोशिश की अपनी स्टेटमेंट्स, अपनी स्पीचेस और अपने माउथ पीसेस के ज़रिए, उसको बाय नहीं किया गया। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि उनके अपोजिशन लीडर्स खुद कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि राहुल गांधी जो इनका अपोजिशन लीडर है उसने इस हवाले से क्या कहा, जो कि बार बार मोदी हुकूमत कहती है कि जी ये मामला ट्रंप ने नहीं हमने रुकवाया था। जरा सुनाते हैं आपको क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेट हिम से हियर, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here, if he has the courage. That we did not lose any planes. यकीनन ये मामला भी काफ़ी हद तक सामने आया और इस पर भी सवाल उठाए गए। यहाँ तक मामला पहुँचा कि कांग्रेस के एक लीडर तो वो जो तस्वीर थी जो राफेल गिरा हुआ था वो तस्वीर तक उठाकर ले आया, और हमारे पास तो यानी पाकिस्तान के जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं वो तो टेल नंबर्स भी दे रहे हैं। वो कांग्रेस के लीडर की तस्वीर उठा के जब लाया तो उसने क्या कहा, आपको जरा ये भी दिखा देते हैं। पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। ये मीडिया में आया, SMO ने बताया, और आपके आदरणीय भारती जी, एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी ये माना, लेकिन उन्होंने कहा ये अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है। एक एयरक्राफ्ट गिरता है, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। अब ये जो सवाल ऑपोजिशन पूछ रही है, ये सवाल सिर्फ ऑपोजिशन के नहीं है, ये सवाल भारत पूछ रहा है, ये सवाल इंटरनेशनल कम्युनिटी पूछ रही है। इन 16 घंटों के अंदर ऑपोजिशन ने क्या क्या सवाल पूछे हैं जरा आपको दिखा देते हैं। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है, इसका हिसाब देने
का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। घुसपैठ कैसे हुई, इस मामले के अंदर जांच होनी, आखिर घुसपैठ कैसे हुई, उसकी जांच क्या रही। ऐसा नहीं हो गया यार सब कुछ ठीक है, भाषण दिया चलते, देश जानना चाहता है। 26 से 27 बार ट्वीट किया, क्या उसका जवाब हमने दिया? आज तक उसका जवाब नहीं दिया। हम नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करा रहे, हम डियर डोनाल्ड ट्रंप करके गले लगा रहे। रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। ये आपने ऑपोजिशन के इनके लीडर्स के बयानात भी और उनके सवालात भी और उनके चुपते हुए स्टेटमेंट्स भी सुनी, क्योंकि वो कोई भी इनकी स्टेटमेंट पे यकीन नहीं कर रहा। राजपूत साहब, मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा। ऑपोजिशन ने जिस तरह से बिहेव किया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिया के किसी भी बाशिंदे ने इनके किसी बयानियों को बाय नहीं किया। इज इट सो? जी बिल्कुल, जो अपोजिशन के जो बयानात आपने दिखाए हैं उससे तो ये सवालात, ये आम आदमी के सवालात होंगे ना। ये यकीनी तौर पे वो वोट लेके आए हैं, पार्लियामेंट में अपनी लोकसभा में बैठे हुए हैं, तो लोगों ने उससे पूछा होगा। जी मोदी से आप पूछें तो सही ना, वो राफेल मोदी कह रहा है कि गिर गए और ये कह रहा है नहीं गिर गए, ये बता भी नहीं रहे। वो कह रहे हैं जी हम हार गए, वो कह रहे जीत गए। तो ये सवालात आवाम के होंगे यकीनी तौर पर। वो बयानिया इनका तो वैसे ही दब चुका है कि अब वो ये अब छुपा नहीं सकते। अब आपको याद होगा कि पहले फ्रांस ने खुद के बता दिया, जी हमें बता दें हमारे कितने गिरे जहाज, इन्होंने नहीं बताया। इनके एयर चीफ के इंटरव्यू के दौरान उससे सवाल पूछा गया, जी आप भी बता दें कितने गिरे, उन्होंने नुकसान हुआ, गिरे नहीं। अब मोदी के इसी बयानिए को जब ट्रंप साहब ने खुद कितनी बार खुद अपोजिशन पार्लियामेंट भी कह दिया 5 गिरे, हाँ 5 गिरे, और उसने ये भी कह दिया कि जी हमें दरख्वास्त की गई थी कि हम जंगबंदी करवाएं, जबकि मोदी ने फिर भी ढीठपना और बयानिए में फिर भी लोगों को गुमराह करना। अभी रिसेंटली अभी उन्होंने बताया कि मोदी ने पार्लियामेंट में अपने में फिर बयान दिया, जी ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया ये तो दुनिया के सामने झूठ पकड़ा है। और ट्रंप आपको पता है बड़ा सख्त किस्म का है, वो तो उस पर काउंटर, उस पर रिप्लाई जरूर कहेगा। अगर ये बात आगे तक पहुंच गई तो बताएगा जी आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपने हमें खुद अपील की थी कि जंग रुकवाएं, हमारे तो जहाज भी गिर गए, हमारा इतना नुकसान हो गया। तो अब ये चीज़ बहुत आगे जाएगी। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आवाम अपनी यकीन कर रही, लेकिन अब अपोजिशन इनको बड़े आड़े हाथों ले रही है। और अपोजिशन ने इनके ऊपर जो सवालात किए हैं बड़े अहम सवालात हैं, ये अवामी सवालात भी हैं और टेक्निकल भी एक देखे जाए कि आपसे पूछा जाए। पहले जो एक सवाल इन्होंने पूछा कि पहलगाम वाकया हुआ कैसे, सबसे बड़ा सवाल, जिसकी बुनियाद पे आपने पूरी हददर्मी की, जंग की, पाकिस्तान के साथ लड़ाई की और उसकी फिर बदले में आपको नुकसान भी खाना पड़ा, आपके 5 राफेल गिर गए, दुनिया के सामने आज भी आप जलीलो ख्वार हो गए, माजरत के साथ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा, पर बहुत बदनाम हो चुके हैं, इतने बदनाम हो चुके हैं कि अब वो फेस सेविंग करने की कोशिश में, अब वो इतनी इनकी हालत है कि अपनी पार्लियामेंट के अंदर भी फेस सेविंग नहीं हो पा रही। तो आप आगे का अंदाज़ा खुद लगा लें। ठीक है, इसमें गुलशन साहब ये बताइएगा कि इन्होंने ये जो संसद इतने दिनों के बाद कॉल किया, ऑलमोस्ट ये मई में ये वाकया होता है और मई के बाद ये जाके जुलाई में संसद इनका यानी पार्लियामेंट इनकी जो है वो एक्शन में आती है और उसके ऊपर बहस वो समेटने की कोशिश करते हैं। इतना टाइम इनको तैयारी में लग गया, कितनी पुअर तैयारी थी? क्या सेटिस्फाई कर सका मोदी, अमित शाह और इनका राजनाथ सिंह किसी भी वहाँ पे बैठे हुए अपोजिशन के रुकन को? सर महारा सुना होगा आपने, झूठ के पाँव नहीं होते। हमेशा झूठ पे जो इमारत कायम होती है वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि वो ऐसे बयाने गढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को दिखावे के लिए ऐसे झूठी इमारतें खड़ी कर देती हैं जिनको आखिरकार गिरना ही होता है। अपोजिशन लीडरों ने जो ये अभी बयान दिए हैं या जो इनके जो ये मुखालफत नहीं है, ये खारजा पॉलिसी, फौजी हिकमत अमली और सियासी साख पे सवालिया निशान है। अवाम को किस सूरत किस बुनियाद पे आप बेखबर रख रहे हैं? आपने फौजी हिकमत अमली, आपने सियासत, आपने अपनी सफारत को दाव पे लगा दिया है। सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर आप अपोजिशन लीडरों को मुकम्मल तौर पे सुने, चाइना के साथ आपकी नहीं बनती, मुखालिफ आपका, नेपाल के साथ आपकी नहीं बनती, मुखालिफ आपका, श्रीलंका के साथ आपकी नहीं बनती, मालदीव के साथ आपकी नहीं बनती।
रूस और अमेरिका के दरमियान, बांग्लादेश को आप बोल, रूस और अमेरिका के दरमियान आप मुतसलसल हैं। अगर मान लेते हैं कि 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ है पहलगाम में, उसके पसी पर्दा पाकिस्तान था, पसे पुश्त पाकिस्तान था, तो फिर बैन अवी ताकतों ने अगर उस हमले के हवाले से मुज़ाहमत तो की है, सबों ने कहा यह ठीक नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई करारदाद किसी मुल्क ने पेश नहीं की। नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि देखें पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी जिन सफरा को इन्होंने जाकर सो कॉल्ड सबूत दिखाने की कोशिश की, तो बाहर आके उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये सबूत इनसफिशिएंट हैं ये बिलीव करने के लिए कि पाकिस्तान की किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट थी। ये तो उन्होंने अगले दिन ही कह दिया था। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि पूछा गया इनसे, अमेरिका ने कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, फ्रांस ने कोई बयान नहीं दिया, बरतानिया ने कोई बयान दिया, किसी खलीजी ममालिक ने किसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, या किसी बैनुल अक़वामी फोरम ने अगर जो मज़ाहमत ज़रूर की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ किसी ने उंगली नहीं उठाई। दूसरा, अगर हिंदुस्तान खुद को एक ताकतवर मुल्क के तौर पे पेश कर रहा है, तो दुनिया में जहां कहीं भी जनूबी एशिया का नाम लिया जाता है, तो वहां अकेला हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया जाता है, वहां इंडिया एंड पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, दोनों मुल्कों का पॉइंट आ गया। डॉक्टर अस्मा शाकिर ख्वाजा साहब, आपको मैं इसमें इन्वॉल्व करूंगा। एक तो फरमाइएगा कि अपोजिशन ने कितने तरीके सलीके के साथ जो है इनको आड़े हाथों लिया है। जिस तरह की मैंने सवाल पूछा गुलशन साहब से कि जो तैयारी इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली मई से लेकर और उसके बाद जुलाई के एंड तक की, कि हम इस तैयारी के साथ जाएंगे और जाके इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, किस हद तक बैकफायर कर गया सारा कुछ, और अब कितना पिंडोरा बॉक्स और खुल चुका है इनके लिए कि अब चीजें इनको संभालना और कितनी मुश्किल हो गई हैं, और क्या इनको अब रिजाइन नहीं दे देना चाहिए किसी हवाले से, क्योंकि तमाम उंगलियां इसी बात पे उठ रही हैं कि आपको रिजाइन दे देना चाहिए। जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको, इंटीरियर मिनिस्टर उसको, प्राइम मिनिस्टर उसको, एक्सटर्नल मिनिस्टर उसको, क्योंकि सारे फ्रंट पे ये नाकाम हुए हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मगर रिजाइन वो लोग देते हैं, वो हुकूमत देती है जिसमें थोड़ी सी शर्म बाकी हो। मगर मोदी रिजीम जिस तरह भारतीय आवाम को बेवकूफ बनाने में मसरूफ है, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की बातों पे शर्मिंदा होते होंगे। अगर आप ये देखें कि मोदी हुकूमत ने अपनी भारतीय पार्लियामेंट का इजलास डिले किया, उन्होंने डिले इसलिए किया कि शायद आवाम का गुस्सा कम हो जाए और उनको टाइम मिल जाए। मगर शर्मिंदा वो हुकूमतें होती हैं जिनमें कोई शर्म बाकी हो। मगर मोदी रिजीम जिस तरह झूठ पे तामीर करती रही अपने नैरेटिव्स, बयानिए भारतीय आवाम को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेवकूफ बनाने के, तो ऐसे लगता है कि जिस तरह उन्हें अपने झूठ पकड़े जाने का कोई खौफ नहीं था, और झूठ पकड़े जाने की सूरत में किसी शर्मिंदगी का कोई इम्कान नहीं था। अगर आप अभी जो भारतीय पार्लियामेंट में डिबेट हुई, उस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वो सवाल हैं जो हर जी शऊर बंदा पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब भारतीय हुकूमत से पूछ रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो मगरबी मुफक्करीन, सहाफी, हुकूमत से मुसलसल पूछे जाते रहे। मगर ये मोदी ने इस पार्लियामेंट की डिबेट को डिले इसलिए किया कि शायद डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए वो भारतीय आवाम का, भारतीय अपोजिशन पार्टीज का गुस्सा कम कर सके, और शायद कोई मजीद कहानियां घड़ सके अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, और ऑपरेशन सिंदूर को एज अ मैग्निफिसेंट सक्सेस जाहिर करने के लिए, जिसके जरिए भारत ने इंटरनेशनली एलीट स्टेटस हासिल किया। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय हुकूमत ने जो डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे भारत का मौकफ दुनिया के सामने रखने के लिए, उसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया ने पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म की कोशिशों को सराहते हुए पाकिस्तान को यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर मुंतखब किया। इससे ज्यादा दुनिया क्या इंडोर्स करे और कैसे इंडोर्स करे पाकिस्तान के एक एक्टिव काउंटर टेररिज्म मेंबर होने के। इसके बाद मोदी सरकार ने ये ऑपरेशन सिंदूर का जो खेल रचाया, इस पे पार्लियामेंट
पार्लियामेंट की डिबेट को वो डिले करते रहे कि किसी ना किसी तरह पार्लियामेंट को नए मसलों में उलझा दिया जाए और ये डिबेट पसे पुश चली जाए। मगर शायद तकदीर मोदी साहब के साथ नहीं है और ये डिबेट पसे पुश भी नहीं जा सकी। सो अभी जो इन सवालात की इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ ये है कि ये भारत की अपोजिशन पार्टीज भारत की पार्लियामेंट में बैठ के भारतीय हुकूमत से पूछ रही है और भारतीय हुकूमत के पास इन सवालों से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुरा तमाशा ये कि ये सवालात जो भारतीय पहले कर रहे थे उनको एंटी नेशनलिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, उनको देशद्रोही कहा गया, उनके डिजिटल मीडियाज को ब्लॉक कर दिया गया, उनकी आवाज को भारतीय अवाम तक पहुंचने से रोक दिया गया। मगर हासिल क्या हुआ कि आज पार्लियामेंट में वही सवाल वही लॉजिक डिस्कस हो रही है और भारतीय ठीक हुकूमत है, के आपका पास पॉइंट आ गया। ऐसा अपर कोई हाउस में भी ये ऑप्शन सवाल नहीं। पूछे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। अतीकुर रसूल साहब टुवर्ड्स द वेरी लास्ट एंड ये फरमाइएगा कि जितने भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब को अगर देखा जाए तो क्या राजनाथ सिंह, अमित शाह, उनका एक्सटर्नल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जिसने 2 घंटे जो है वो स्पीच करने की कोशिश की, सेटिस्फाई कर सकें? देखें, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है सारे जो ये एपिसोड हुआ है उसमें वो सामने आई है। मोदी ने कामयाबी से इंडिया का जो डाउनफॉल है उसका सफ़र शुरू कर दिया, अपना भी और इंडिया का भी तेज़ी के साथ। मोदी की इस झूठे बयानिए से ये नुकसान हुआ कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसने ये समझ लिया कि इंडिया मुसलसल झूठ बोलता आ रहा है, इनका कोई ऐसा कदम नहीं है कि जो प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाए। इंटरनेशनली जिन ममालिक के साथ इनकी दोस्ती थी, ताल्लुक था, आपने देखा कि सफारती आदाब को बालाए ताक रखते हुए मोदी ने जो मुख्तलिफ जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके साथ जब आप उनकी सेशंस देखते हैं, उनकी गुफ्तगू करने का अंदाज तो ऐसे पोज कर रहे थे कि जैसे बगलगीर ऐसे होते जैसे मेले में बिछड़े ऐसे दो ही भाई है। हों। तो वो बताना ये चाह रहे थे कि जैसे बेस्ट बडीज हैं, लेकिन हकीकत क्या, किसी एक मुल्क ने भी उनके इस बयानी को जो है वो इतना जरा सा भी एक लम्हे के लिए भी सपोर्ट तो नहीं आप किया। कह रहे हैं कि उनकी ऑपोजिशन को वो सेटिस्फाई किसी तौर पे भी नहीं कर कि सकते, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी Question remain the same. बिल्कुल ऐसा ही है। और उनकी अपोजिशन तो सपोर्ट देखें, अब आप ये देख लें कि जो कांग्रेस के साथ सियासी तौर पे इलेक्शन में और जो कुछ माजी में होता रहा, अब ये कितने डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं। सेटिस्फाई इन्होंने क्या होना है, ये तो अब इनको भगा रहे हैं इनफैक्ट मोदी को, और ये भाग गए हैं। और ये सब कुछ इंडियन अवाम, इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। और ये ऐसे ही। सवाल पहले दिन से पाकिस्तान भी करता आया है। यकीनन ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान ने वैलिड सवाल रखे थे, वो सवाल अपनी जगह पे कायम है और ये सवाल पीछा करता रहेंगे मोदी का और उसकी हुकूमत का। आई हैव टू वाइंड अप। शुक्रिया अदा करना है मुझे अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आज के प्रोग्राम के हवाले से। तज्जिया, तबसरा, शॉर्ट्स और रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।